मुगल शहंशाह दिलावर खान की ज़बानी ये इंकशाफ सुनकर हैरान रह गया। क्या तुम्हारा बाप सुल्तान इब्राहिम लोदी का जासूस है? बाबर को दिलावर खान की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। आलीजा, मैंने जो कुछ कहा वो हर्फ ब हर्फ सच है। दिलावर खान का लहजा बहुत ज्यादा पुरजोश था। अगर मेरा बयान करदा वाकया तहकीक और सच्चाई की कसौटी पर पूरा ना उतरे तो इस जबान को किसी दुश्मन के सर की तरह कता कर दिया जाए। लहजे की ये शिद्दत देखकर बाबर को महसूस हुआ कि अफगान नौजवान के दावे में बज़ाहिर कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी उसने कुछ देर सोचने के बाद दिलावर खान से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब आसान नहीं था। अगर तुम्हारा बाप दौलत खान सुल्तान इब्राहिम लोदी का जासूस है तो फिर उसके रिश्ते से तुम कौन हो? मुगल शहंशाह का ख्याल था कि दिलावर खान ये सवाल सुनकर घबरा जाएगा, मगर दौलत खान लोदी का फर्जंद उसी शान बेनियाजी के साथ खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी का हल्का सा अक्स तक नहीं था। शहंशाह ने बजा फरमाया कि रिश्ते के लिहाज से मैं दौलत खान लोदी का सबसे करीबी हवाला हूँ। दिलावर खान पूरी इस्तेकामत के साथ ठहर ठहर कर बोल रहा था। बेशक सरदार दौलत खान लोदी ही का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, मगर मैं अपने बाप की तरह मुनाफिक और खुदगरज नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे इस दावे को किस तरह तस्लीम कर लूं जबकि तुम भी अपने बाप के शर्मनाक मंसूबे की तकमील के लिए उसके हमरा मेरी हदूद सल्तनत में दाखिल हुए थे। हाँ, मैं अपने बाप का हम रिकाब भी था और हम नवा भी। दिलावर खान लोदी के लहजे में वही इस्तेकामत थी। मुझसे बारहा यही एक बात कही गई थी कि बाबर एक मुतासिब, तंग नजर और जाबिर व सफ़ाक हुक्मरान है जिसकी जिंदगी का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि अफगानों के हाथ से हिंदुस्तान की हुकूमत छीनकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मेरे बाप दौलत खान लोदी ने मेरे सामने मुगल शहंशाह की शख्सियत का नक्शा कुछ इस तरह खींचा था कि वो चंगेज़ व हलाकू और अमीर तैमूर का दरिंदा सिफत वारिस है और उसकी मुसलसल फतुहात से अफगानों के वजूद को शदीद खतरा लाहक है। फिर तुमने मुझे कैसा पाया? अचानक शहंशाह बाबर ने दिलावर खान लोदी से एक और सवाल कर डाला। मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मैं किसी न किसी तरह शहंशाह के हल्का या एतबार में शामिल हो जाऊं और फिर एक दिन अंधेरे में आपको कत्ल कर डालूं। दिलावर खान लोदी ने बाबर के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया था और वह पूरी तफसील के साथ हल्का बाबरी में शामिल होने का मकसद बयान कर रहा था। फिर तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसी कदर तुंदो तेज लहजे में पूछा। अगरचे तुम बहुत दिनों से मेरे करीब हो, फिर तुमने मेरे खून से अपने बाप के धुंधले खाके में रंग क्यों नहीं भरा? आपको कत्ल क्या करता, यहां पहुंचकर खुद ही हलाक हो गया। दिलावर खान लोदी का लहजा बहुत पुरसोज था। बाबर चौंक कर दौलत खान लोदी के छोटे लड़के की तरफ देखने लगा जो उम्र में उससे बहुत छोटा था। तुझे किसने कत्ल किया? आपकी बुलंद किरदारी की शमशीर आबदार ने और आपकी आला जरफी के तेज निश्तर ने। यह कहते कहते दिलावर खान लोदी बहुत जज्बाती हो गया था और उसके लहजे से हल्की हल्की रिक्कत झलकने लगी थी। मैंने कभी दिल की गहराइयों से अपने बाप को पसंद नहीं किया। दौलत खान लोदी किसी का वफादार नहीं है। कभी वो सुल्तान इब्राहिम लोदी को कत्ल करके हिंदुस्तान का इख्तदार हासिल करना चाहता है और उस काम में आपसे भी ताउन की दरख्वास्त करता है, मगर जब वो मुगल शहंशाह की हदूद ममलुकत में पहुंचता है तो अपने बेटों से कहता है कि फरेब व धोखे से बाबर का काम तमाम कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि वो एक सहीउल दिमाग इंसान है या उनके जहन में कोई खलल वाक़ हो चुका है या फिर उनकी मुनाफकत और रियाकारी की कोई हद नहीं है। बेशक मुझे अपने बाप को समझने में बहुत देर हुई है, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें समझ चुका हूं और अब किसी सूरत में भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? बाबर ने इंतहाई ताज्जुब के साथ पूछा। शायद शहंशाह एक अफगान सरदार के जज्बात को हैरत की नज़र से देखें और फिर यही हैरत उन्हें बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दे, मगर हकीकत यही है कि मैं सुल्तान इब्राहिम लोदी से भी बेजार हूं और अपने बाप दौलत खान लोदी से भी। ये सब के सब अपने नफ्स की परस्तिश कर रहे हैं। इन्हें मुसलमानों की फलाह बहबूद का ख्याल है और ना बंदगाने खुदा के हकूक का। अगर ये लोग कुछ दिन और बरसरे इक्तदार रहे तो अल्लाह की ज़मीन फितना व फसाद से भर जाएगी। मैं इस अकीदे का इंसान नहीं हूं
कि सिर्फ मेरी कौम ही हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। मेरे नज़दीक हुकूमत का हक उस शख्स को हासिल है जो अदालतों में इंसाफ कायम करे और अपनी ममलुकत के गली कूचों को इज्जत नफ्स और सकून व इत्मीनान की दौलत से भर दे। मैं बरसों से उसी शख्स का इंतजार कर रहा हूं कि वो आए और गुर्बत व बेआबरूई की जंजीरों में जकड़ी हुई रियाया को आज़ादी की नेमत बख्शे। दिलावर खान लोदी के लहजे में दिल का दर्द शामिल था। क्या वो शख्स अभी तक नहीं आया? शहंशाह बाबर ने दिलावर खान लोदी से एक और सवाल किया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो बुलंद हौसला और आला ज़र्फ इंसान मेरी जिंदगी ही में आ गया, और उसके साथ ही मुझे ये शर्फ भी हासिल है कि मैं इस वक्त उसकी बारगाहे जलाल में मौजूद हूँ। दिलावर खान लोदी ने अकीदतमंदाना नजरों से बाबर की तरफ देखा। तेरे चेहरे पर सच की रोशनी तो नजर आती है दिलावर खान, मगर तेरी बातों पर किस तरह एतबार कर लिया जाए? शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर एक अजीब से तजब्जुब का शिकार था। सियासत और दिल के कवानीन बहुत मुख्तलिफ होते हैं। दिलावर खान, दिल तो कहता है कि तू अपना बिछड़ा हुआ हमसफर था जो बिलाखिर कारवाने दर्द से आमिला है, मगर सियासत तेरे नज़रियात और अकायद को शक की निगाह से देखती है। शहंशाह बा इख्तियार हैं कि वह मुझे अपना शरीक सफ़र समझें या दुश्मन का नकाब पोश कारिंदा, लेकिन आलिए मर्तबत को इतना लिहाज ज़रूर रहना चाहिए कि अगर मेरे जज्बे सादिक ना होते तो मैं अपने बाप और भाई को उस शख्स पर क्यों कुर्बान कर देता जिससे बज़ाहिर मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दिलावर खान लोदी की दलील सुनकर बाबर गहरी सोच में डूब गया। फिर मुगल शहंशाह ने उस वाक़े की तहकीक व तफ्तीश की तो दिलावर खान की बात दुरुस्त निकली। दौलत खान लोदी यही चाहता था कि जब मुगल फौज अपने बादशाह से दूर हो जाए तो बाबर को बेदस्तोपा करके उस पर हमला कर दिया जाए। उस खौफनाक मंसूबे का इंकशाफ होते ही बाबर ने दौलत खान लोदी और उसके बड़े बेटे गाजी खान को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया और खुद दरियाए सतलुज को पार करके नौशहरा पहुंचा और फिर वहीं ठहर गया। कुछ दिन बाद दौलत खान लोदी और गाजी खान ने शहंशाह की खिदमत में रहम की दरख्वास्त पेश की और अपने जुर्म की माफ़ी चाही। बाबर ने अपनी रिवायती आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उन दोनों का गुनाह माफ़ कर दिया और साथ ही दौलत खान लोदी को सुल्तानपुर की जागीर भी बख्श दी। सुल्तानपुर को दौलत खान ने ही आबाद किया था और यही उसकी जाए रिहाइश थी। बाबर दिलावर खान लोदी के नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। उसने दिलावर खान को खाने खाना का खिताब दिया और दौलत खान लोदी और गाजी खान की तमाम जागीरें इनाम के तौर पर बख्श दी। दौलत खान और गाजी खान ने यह ऐलान सुना तो पेचोताब खाकर रह गए। वो दोनों वक्त की रफ्तार को बदलने से कासिर थे, इसलिए बाप बेटे ने मुनाफिकाना खामोशी इख्तियार कर ली। दौलत खान लोदी और गाजी खान की फितना अंगेजियों के बाइस बाबर सरहिंद से आगे ना बढ़ सका और मजबूरन लाहौर वापस लौट आया। यहाँ पहुंचकर मुगल शहंशाह ने अब्दुल अजीज अमीर आखुर को लाहौर का दारोगा मुकर्रर किया। सियालकोट की हुकूमत खुसरो कोकलताश के सपुर्द की और बाबा कशका मुगल और सुल्तान अलाउद्दीन लोदी को दीपालपुर का हाकिम बना दिया। सुल्तान अलाउद्दीन लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी का छोटा भाई और सुल्तान इब्राहिम लोदी का हकीकी चचा था और अपने भतीजे के मुकाबले में हुकूमत हिंद का दावेदार था। सुल्तान अलाउद्दीन लोदी हाल ही में दरबदर फिरता हुआ बाबर की खिदमत में हाजिर हुआ था। मुगल शहंशाह ने उसकी दिलजोई के लिए दीपालपुर की हुकूमत बाबा कशका मुगल के इश्तराक के साथ उसके हवाले कर दी थी। उन इंतजामी अमूर से फारिग होकर मुगल शहंशाह ने मोहम्मद अली जंग को कलानौर का हाकिम मुकर्रर किया और खुद काबुल की तरफ लौट गया। दौलत खान लोदी उसी मौके की तलाश में था। उसने शहंशाह बाबर की आदम मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाया और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलकर मुख्तलिफ हीलो बहानों से दिलावर खान को गिरफ्तार कर लिया। उस सूरत हाल पर काबू पाते ही दौलत खान लोदी और उसका बेटा गाजी खान दीपालपुर के महाज की तरफ मुतवज्जे हुए। वो मुगल शहंशाह की काबुल वापसी को अपने हक में ताइद गैबी ख्याल कर रहे थे। इसी वजह से दौलत खान और गाजी खान बाबर के नामजद उमारा को उनके तमाम इलाकों से बेदखल कर देना चाहते थे। अपनी उस हवस से इक़्तिदार से मगलूब होकर वो दोनों सुल्तान अलाउद्दीन लोदी और बाबा कशका मुगल से मुकाबला करने के लिए फ़ैरोज़पुर के मैदान में जमा हुए। बाबर के उमारा ने दौलत खान लोदी के लश्कर से शिकस्ते फाश खाई। सुल्तान अलाउद्दीन लोदी फरार होकर मुगल शहंशाह के पास काबुल पहुंच गया और बाबा कशका मुगल ने भागकर लाहौर में पनाह हासिल की। दीपालपुर के इलाके पर कब्जा करने के बाद दौलत खान की हवस से मुल्कगिरी में मजीद इजाफा हो गया।
नतीजतन वो 5000 अफगान सिपाहियों के साथ सियालकोट की तरफ बढ़ा। मगर इससे पहले कि दौलत खान को उसके मकासद में कामयाबी हासिल होती, अब्दुल अजीज अमीर आखूर और लाहौर के दूसरे उमरा को उसकी इत्तला मिल गई और ये सब के सब खुसरो कोकलताश की मदद करने के लिए बहुत तेज रफ्तारी के साथ लाहौर पहुंचे। दौलत खान लोधी अपने बेटे दिलावर खान को गिरफ्तार करने और फिर दीपालपुर के महाज पर नुमाया कामयाबी हासिल करने के बाद बहुत मगरूर हो गया था। यह उसी फतह का नशा था कि दौलत खान ने बाबरी उमरा के इज्तिमा को कोई अहमियत नहीं दी और आगे बढ़कर अपने दुश्मनों के मुकाबिल सफारा हो गया। फिर दौलत खान लोधी का खुमार उस वक्त टूटा जब बाबरी उमरा ने पहले ही हमले में अफगानों की सफ़ें उलट दी। दौलत खान लोधी मर्दे मैदान नहीं था, इसलिए नासाजगार हवा के चंद थपेड़े खाते ही मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज, जो दौलत खान और गाजी खान की सरकूबी के लिए मुकर्रर की गई थी, आ पहुंची और उसने सिंध के करीब ही अपने खेमे नस्ब किए। दौलत खान, जो मुगल उमरा से शिकस्त खाकर आ रहा था, नताइज की परवाह किए बगैर सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौजों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उस मार्का आराई से पहले एक अजीब हिकमत अमली इख्तियार की और इब्राहिम लोधी के लश्कर के पीछे खेमाजन हुआ। फिर दौलत खान लोधी ने रातों रात सुल्तान इब्राहिम के सिपह सालार से साजबाज करके उसे अपने साथ मिला लिया। दौलत खान लोधी ने बड़ी गहरी शातिराना चाल चली थी। अगर उसकी ये चाल कामयाब हो जाती तो सुल्तान इब्राहिम लोधी के लश्करों को शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ता। मगर ये दौलत खान की बदनसीबी थी कि जंग शुरू होने से पहले सुल्तान इब्राहिम लोधी के दूसरे उमरा को उस साजिश का पता चल गया और पूरी फौज निस्फ शब के करीब दहली की तरफ कूच कर गई। दौलत खान लोधी उस गैर मुतवक्के सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। सूरज निकलते ही जब उसने दिन के उजाले में मैदान की तरफ देखा तो वहां ना कोई फौजी खेमा था और ना कोई सिपाही, बस सुल्तान इब्राहिम लोधी के गद्दार सिपह सालार का एक खेमा था जिसके दरवाजे पर वो तन्हा हैरान परेशान खड़ा था। जब दौलत खान लोधी ने यह सूरत हाल देखी तो अपने एक फौजी दस्ते के हमरा घोड़ा दौड़ाता हुआ खेमे के पास पहुंचा। ये सब कुछ क्या है? दौलत खान सुल्तान इब्राहिम लोधी के सिपह सालार का गिरेबान पकड़े हुए चीख रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, हाँ खुदा की कसम मैं कुछ भी नहीं जानता। सुल्तान इब्राहिम लोधी के गद्दार सिपह सालार की आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान वहशत बरस रही थी। तू नहीं जानता तो वो लोग कैसे जान गए? दौलत खान लोधी ने 2 कदम पीछे हटकर सिपह सालार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। दौलत खान लोधी के होंठों से नफरत और गजब की पिघली हुई आग टपक रही थी। इस वक्त तक ये मैदान मेरे दुश्मनों की लाशों से पट चुका होता, मगर मेरी आंखें देख रही हैं कि यहाँ कोई मुर्दा जिस्म तो कुजा, जमीन के सीने पर इंसानी खून का कोई हल्का सा दाग भी नहीं है। तेरी हिमाकत के सबब वो लोग अपना सब कुछ बचाकर ले गए। काश कुछ देर पहले मुझ पर यह हकीकत जाहिर हो जाती कि तू राजदार बनने के काबिल नहीं है। दौलत खान लोधी बड़े वहशियाना अंदाज में कफे अफसोस मल रहा था। दहली के सिपह सालार ने अपनी बेगुनाही के सिलसिले में कई दलाइल पेश किए और कई कस्में खाई, मगर दौलत खान लोधी हर बार यही कहता रहा, मुझे तेरी किसी बात का एतबार नहीं है। फिर दौलत खान लोधी ने बड़ी बेरहमी के साथ दहली के सिपह सालार को कत्ल करा दिया। उस वाक़े के कुछ दिन बाद ही सुल्तान अलाउद्दीन लोधी, जो कई माह से काबुल में पनाह गुज़ीन था, बाबर का एक हुक्मनामा लेकर लाहौर आया। बाबर ने उस हुक्मनामे में मुगल उमरा को मुखातिब करते हुए लिखा था कि शाही फौज सुल्तान अलाउद्दीन लोधी की क़यादत में दहली की तरफ बढ़े और फिर इब्राहिम लोधी से मुकाबला करके तख्ते सल्तनत पर काबिज हो जाए। दौलत खान लोधी और गाजी खान ने भी उड़ते उड़ते ये खबर सुन ली और वो दोनों अय्यार बाप बेटे फौरन इस बात की तह को पहुंच गए। उन्हें सियासत की नई हवाओं के रुख का अंदाजा हो गया था। दूसरे जमाना साज लोगों की तरह दौलत खान लोधी ने उस नए मौसम से भी फायदा उठाने की कोशिश की और अपने एक मोतबर कासिद को एक दरख्वास्त देकर शहंशाह बाबर की खिदमत में काबुल रवाना किया। दौलत खान लोधी ने अपनी दरख्वास्त में तहरीर किया था कि अलाउद्दीन लोधी हमारा शहजादा है और हमारी इज्तिमाई कोशिशों का यही मकसद है कि तख्ते दहली पर हुक्मरानी करे। इसलिए हम सब के सब शहंशाह से दरख्वास्त गुजार हैं कि शहजादा अलाउद्दीन को हमारी निगरानी में दे दिया जाए। अगर हजूर वाला ने हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा तो हम वादा करते हैं
कि सरहिंद तक के तमाम शहरों से शहंशाह के हक में खुशी खुशी दस्तबरदार हो जाएंगे। बाबर दौलत खान लोदी और गाजी खान की अहद शिकनी और मुनाफकत से बाखूबी वाकिफ था, इसलिए मुगल शहंशाह ने अफगान सरदारों की दरख्वास्त पर कोई तवज्जो नहीं दी और दौलत खान लोदी के कासिद से साफ साफ कह दिया कि मुझे उस शख्स के कोलो कसम का खूब तजर्बा है और मैं आइंदा उसकी किसी बात का एतबार नहीं करूंगा। दौलत खान लोदी का कासिद नाकाम व नामुराद वापस लौटा और उसने तमाम सूरत हाल अपने सरदार के सामने बयान कर दी। शहंशाह बाबर का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए दौलत खान लोदी का चेहरा मस्क हो गया। फिर वो अय्यारे ज़माना शख्स संभला और उसने अपने हाथ से एक अहदनामा तहरीर किया। उस अहदनामे में अजीब अजीब कस्में खाई गई थी और अजीब अजीब अहदो पेमा किए गए थे। उसके साथ ही दौलत खान ने उसी अंदाज की दूसरी दरख्वास्त तैयार की जो कुछ दिन पहले काबुल भेजी जा चुकी थी और जिसका जवाब नाकामी की सूरत में मौसूल हुआ था। उस दरख्वास्त नुमा दस्तावेज पर शहर के तमाम उमारा और काजियों ने दस्तखत किए, जिनके जरिए मुगल शहंशाह को यकीन दिलाया गया था कि दरख्वास्त में जो कुछ लिखा गया है वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है और हम में से हर शख्स अपने अपने अहद का पाबंद है। बाबर ने दौलत खान लोदी की दूसरी दरख्वास्त पर बहुत संजीदगी के साथ गौर किया, मगर फिर भी एहतियात के पेश नज़र ये मामला लाहौर के उमारा के हवाले कर दिया कि वो लोग मौजूदा हालात के तहत जो मुनासिब समझें उसी के मुताबिक अमल करें। लाहौर के उमारा को दौलत खान लोदी और दूसरे अकाबरीन शहर के कोलो कसम पर एतबार आ गया। नतीजतन उन्होंने अलाउद्दीन लोदी को गाजी खान के पास भेज दिया। गाजी खान ने इस बात को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझा, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फौरी तौर पर अपने भाइयों को चंद अफगानी उमारा की सरकर्दगी में दहली रवाना कर दिया और खुद दूरअंदेशी से काम लेकर पंजाब ही में ठहरा रहा। कुछ दिन तक अलाउद्दीन लोदी अपनी सफ़ें दुरुस्त करता रहा और फिर आगे बढ़कर इब्राहिम लोदी की फौजों से टकरा गया। अगरचे जंगी तैयारियां बहुत जोरों शोर के साथ की गई थी, मगर ये जंग यकतरफा साबित हुई। अलाउद्दीन ने अपने भतीजे सुल्तान इब्राहिम लोदी के मुकाबले में बुरी तरह शिकस्त खाई और पंजाब में वापस लौट आया। गाजी खान जैसे अहद शिकन और मुनाफिक इंसान को अलाउद्दीन लोदी के उसी शिकस्त का इंतजार था। फिर जैसे ही बाबरी उमारा मुंतशिर हुए, गाजी खान ने अपने सारे कोलो कसम भुला दिए और आगे बढ़कर कलानौर पर हमला कर दिया। कलानौर जिला गुरदासपुर के इलाके में एक मशहूर मकाम है। मोहम्मद अली जंग में उसके हमले को रोकने की ताकत नहीं थी, मजबूरन वो भागकर लाहौर चला गया। गाजी खान की पेशकदमी मुसलसल जारी रही, यहाँ तक कि उसने कलानौर पर कब्जा कर लिया और कुछ दिन ठहरने के बाद जिला सियालकोट के नवाही इलाके पसरूर में खेमाजन हो गया। जब मुगल उमारा शिकस्त खोरदा हालत में इधर उधर मुंह छुपाते फिर रहे थे, ऐन उसी जमाने में शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल में मौसम बहार का लुत्फ ले रहा था और दारुल सल्तनत में हर तरफ कैफो निशात के हंगामे बरपा थे। उस रोज भी एक ऐसी ही महफिल रक्सो सरूर आरास्ता थी। मुगल शहंशाह अपने उमाराए खास के साथ सागरो सुराही से दिल बहला रहा था और महफिल की रौनक और दिलकशी बढ़ाने के लिए एक नौखेज ईरानी रकासा होशरुबा रक्स पेश कर रही थी। फिर जब ये मजलिस कैफो निशात अपने आरूज को पहुंची तो अचानक एक शाही जासूस अंदर दाखिल हुआ और उसने घुटनों के बल झुककर बाबर के कान में सरगोशी की। शाही जासूस की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर थी। जैसे ही उसकी जबान से आखिरी लफ्ज अदा हुआ, मुगल शहंशाह के चेहरे का रंग बदल गया। रकासा की पाजेब की झनकार किसी मरने वाले इंसान की नब्ज की तरह रुक गई थी। साजिंदों के मुतहर्रिक हाथ बर्फ की मानित जम गए थे और शुरकाए मजलिस की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे वो जिंदा दिल इंसान ना हो, पत्थर के बेजान मुजस्मे हो। हर शख्स की नजरें मुगल शहंशाह के चेहरे पर मरकूज थीं। बाबर का सुर्ख रंग आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। फिर यकायक उसकी मखमूर आंखों से कैफो मस्ती की बजाय गुस्सा झलकने लगा। जब सीने पर जख्म खाने का हौसला ना था तो फिर दुश्मन के मुकाबिल सफ आरा ही क्यों हुआ। शहंशाह बाबर गायबाना तौर पर शिकस्त खोरदा अलाउद्दीन लोदी को मुखातिब करके कह रहा था, शोके किश्वर कुशाई था तो दहली पहुंचकर दम लिया होता, और अगर यह मुमकिन नहीं था तो अपने खून और गोश्तो पोस्त को मैदान जंग की मिट्टी में मिला दिया होता। जिंदा रहने का ये कौन सा अंदाज है जो खुद भी जलील हो और मेरे जांबाज सिपाहियों को भी रुसवाई के गुबार में गुम कर दिया। बाबर के लहजे में शदीद गुस्सा भी शामिल था और इंतहाई कर्ब भी।
मजलिस कैफो निशात में शरीक होने वाले उमराए खास तस्वीरें हैरत बने हुए अपने बादशाह का मुंह तक रहे थे। उन्हें अंदाजे से ये तो पता चल गया था कि शाही जासूस ने सरे महफिल किसी शिकस्त की खबर दी है, मगर ये शिकस्त किसने खाई है और जंग किस महाज पर हुई थी, इसकी उन्हें खबर नहीं थी। उन उमारा में से बाज मुसाहिब अभी सोच ही रहे थे कि वो बादशाह से उसकी तब्दीली मिजाज का सबब दरियाफ्त करें कि अचानक बाबर मजलिस रक्सो सरूर के मुंतजिमीन से मुखातिब हुआ। कैफो निशात की ये खुशरंग और लज्जत अंगेज बिसात लपेट दो कि अब इसका मौसम गुजर गया। नकीब वक्त बार बार आवाज दे रहा है कि फिजा बदल चुकी है, अब पाजेब की आवाज को शमशीरों की झंकार में बदलना होगा। फिर जब मजलिस कैफो निशात दरहम बरहम हो गई तो शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने उमराए खास को बताया कि अलाउद्दीन लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के मुकाबले में शिकस्त खा चुका है और दौलत खान लोदी और गाजी खान ने अपने अहदनामे को अपने ही हाथ से चाक करके उसकी धज्जियां हवा में उड़ा दी हैं और उसके साथ ही दूसरे अफगानी उमारा भी सरकशी पर उतर आए हैं।